गांव चंद्रावती हर मौसम में अपना अलग ही रंग दिखाता। यहाँ के लोग लंबी छोटी खुशियों में एक दूसरे के साथ बांट कर जीते थे। गांव का मध्य भाग एक छोटी सी चौपाल और तालाब से सजता था। चौपाल पर बांस की छांव में अक्सर कहानियां चलती रहती, किस्से, उपदेश और रोजमर्रा की नोकझोंक। इसी चौपाल के बीच में दो बहनें रहती थीं, मीरा और नंदिनी। मीरा बड़ी थी, तेज तर्रार, साफ सुथरी और अपने आप को आगे बढ़ाने की सख्त चाह रखने वाली। नंदिनी छोटी, शांत, हाथों में कच्ची मिट्टी की खुशबू बसाए रहने वाली। अक्सर गांव के किनारे बैठकर मिट्टी में सूक्ष्म आकार बना लेती। छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने और कभी-कभी भगवान की छोटी सी प्रतिमा। दोनों की परवरिश उनकी फूफी जानू आमा ने की थी, जो गांव में एक पुराने घर में रहती थी और लोगों के काम में हाथ बंटाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। नजदीकी शहर के जमींदार ठाकुर वल्लभ सिंह अपनी पुत्री उर्मिला की सगाई करने वाले। ठाकुर का परिवार समृद्ध और प्रभावशाली था। उनका हवेली बड़ा, सांझों में दियों से जगमगाता। गांव की कई परिवारों की आंखें उसी रिश्ते पर टिक गईं। कई लोग सोचने लगे, किसके घर इतनी शान। जानू अम्मा की भी नजरें उस ओर उठी और उसने मीरा की सुंदरता और तेज तर्रार स्वभाव को देखते हुए विचार किया कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है। मीरा को जब ठाकुर के घर का निमंत्रण मिला तो वह और भी रोमांचित हो उठी। उसकी सोच यह थी कि इससे उसकी सामाजिक दशा बदल जाएगी। आराम, शोहरत और एक नई दुनिया। दूसरी तरफ नंदिनी ने कभी भी बड़े घर की चाह नहीं की। वह मिट्टी के छोटे छोटे अद्भुत कामों में खुश थी, पर घर की जरूरतें और समाज का दबाव दोनों बहनों के पैरों पर भारी था। समय आया, रिश्ता पक्का हुआ, मेहमान आए, हंसी ठहाके हुए और कुछ दिनों के भीतर मीरा का विवाह ठाकुर वल्लभ के पुत्र सुमीत से संपन्न कर दिया गया। मीरा ने अपना मन बांध लिया। उसकी आंखों में नए सपने थे। नंदिनी ने अपनी भाभी को विदा करते हुए दिल में एक अजीब सी उदासी छुपा ली। विवाह के पड़ने के कुछ ही दिनों के भीतर ठाकुर परिवार की रीत रिवाज और शान देखकर मीरा को लगा सच में इस तरह की दुनिया है। लेकिन सुख के साथ साथ दिखावे और ठसक भी थी। मीरा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि इस नया जीवन हर खुशी नहीं दे रहा है। यहाँ सभ्यता के रूल और शान की परतें उसके दिल की सादगी पर भारी पड़ रही थी, पर वह झल्लाती नहीं थी क्योंकि समाज और परिवार से उम्मीदें जुड़ी थी। इधर नंदिनी गांव लौटकर शांत ढंग से बैठी रही। अपने उसी कला से प्रेम था, पर परिवार के खर्चे और जिम्मेदारियां बनी रहती। एक सुबह नंदिनी के पास गांव के एक कठिन श्रमिक युवक राजू आया। राजू का परिवार बहुत साधारण था। दोनों खेतों में और छोटे मोटे उपकरण बनाकर अपना गुजारा करते थे। राजू को भी मिट्टी और लकड़ी का बड़ा शौक था। वह छोटे छोटे खिलौने और टोके बनाता, पर आय कम थी। नंदिनी और राजू के बीच जल्दी ही एक दोस्ती पनपी। दोनों को कला का उत्साह बांटने में आनंद आता। राजू ने नंदिनी को बताया कि जब वह बड़ा हुआ तो उसने शहर में कुछ लोगों से कला के बारे में सुना था। वहां कलाकारों के बनाए हुए आइटमों की मांग अच्छी थी। नंदिनी के चेहरे पर आशा की हल्की सी चमक आ गई। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ चलकर वही कर सकती हूं, उसने पूछा। राजू ने उत्साह से कहा, क्यों नहीं, पर पहले हमें दिखाना होगा कि हमारी चीजों में आत्मा है। दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू कर दी। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। कच्चा माल, छोटे छोटे उपकरण, समय और धैर्य की कमी। पर नंदिनी की सूक्ष्म नजाकत और राजू की मेहनत की ताकत ने मिलकर काम बना दिया। वे छोटी छोटी मूर्तियां, मिट्टी के छोटे छोटे देवालय, हाथ की बनी हुई गुड़ियां बनाते, जिनमें गांव की सादगी और प्राकृतिक रूप छलकता था। इन्हें बाजार में ले जाकर बेचने की हिम्मत दोनों ने एक दिन जुटाए। शहर का रास्ता कठिन था, भीड़, ऊंची ऊंची दुकानें और बड़े बड़े होर्डिंग्स, पर उन छोटी मूर्तियों में वह आत्मा थी जो अमीरों के घरों में भी अलग नजर आई। एक व्यापारी, किशन भाई,
जो लोक हाथ के सामान खरीदता था, उसकी नजर उन पर पड़ी। उसने कहा, इनमें देहात की सादगी और असली कला है, तुम लोग और बनाकर लाओ, मैं तुम्हें कुछ ठोस दूंगा। राजू और नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी कला की कद्र हो सकती है। धीरे धीरे उनकी बनाई हुई चीजें बिकने लगी और एक दिन कृष्णपाल, जो महल के लिए सजावट का काम संभालता था, उनकी दुकान पर आया। उसने उन मूर्तियों को बारीकी से देखा और तुरंत कहा, मेरे लिए राजकुमारी के जन्मदिन के लिए एक मूर्ति चाहिए। उसका आकार और नखलिस्तान की कोमलता होनी चाहिए। क्या तुम ऐसा कर लोगे? राजू और नंदिनी ने मिलकर काम शुरू किया। राजू लकड़ी के बेस का निर्माण करता, नंदिनी उस पर मिट्टी से सूक्ष्म शक्ल उभारती। एक हफ्ते की मेहनत में वे राजकुमारी की छोटी परियाई सी मूर्ति पर काम पूरा कर दिए और ये इतनी नाजुक और जानदार निकली कि कृष्णपाल मस्त प्रसन्न हो उठा। उसने ठान लिया कि ये मूर्ति महल की शोभा बनेगी। जब ये बात महल तक पहुंची तो एक अजीब सा उत्साह हुआ। महल के कुछ लोग, खासकर सुमीत की मां रानी सविता, जो दिखावे व नामो निशान पर भरोसा करती थी, उन कला को साधारण और ग्रामीण समझने लगी। उन्होंने सोचा कि इस तरह की मूर्तियां महल के स्तर के नहीं, लेकिन दूसरी तरफ महाराज, जो स्वभाव से सरल और कला प्रेमी थे, ने राजकुमारी के बर्थडे के लिए असली और सच्ची वस्तु चाही। कुछ भी चमक दमक नहीं, बल्कि दिल से बना बहुमूल्य तोहफा। इसी बीच मीरा को महल में रानी बनने की जिम्मेदारियां सिमटती दिखने लगी। रानी सविता ने मीरा को सिखाया कि कैसे दिखावा किया जाता है, कैसे कैसे होकर महल में अपना स्थान मजबूत करना है। मीरा ने भी कुछ बदलते हुए अपने आप में ढाल बनाया। वे महल की पांव पंचायत और रीत रिवाज में घुलने लगी, पर अंदर की मीरा लगातार झंझोड़े के बीच कहीं धीमी सी उदासी महसूस करती रही। एक दिन मीरा का महल से बाहर निकलना हुआ। वह नदी किनारे अकेले आई। नंदिनी की ओर उसका मन गया। उसे याद आया कि जब वे बच्चे थीं, तब नंदिनी कैसे मिट्टी से दुनिया बना देती। मीरा की आंखों में एक अजनबी सा पछतावा था, लेकिन रानी सविता के लोगों की सूचनाएं और अहंकार उसे रोकते रहे। उसी समय नंदिनी की बनाई हुई एक छोटी प्रतिमा महल में पहुंची। राजकुमारी के लिए बनाई गई। महाराज ने उस मूर्ति को देखा और उसकी आंखों में प्रशंसा की झिलमिल देखी। महाराज ने कहा, यह ऐसी है, इसमें गांव की खुशबू है, जिनमें जीवन है। रानी सविता ने कहा, यह किसका काम है? गांव वालों की चीजें महल के लिए उपयुक्त नहीं। महाराज ने जवाब दिया, सच्ची कला का कोई पैमाना नहीं होता। पर रानी ने आंखें मूंद कर महल के आदर्शों और शानो शौकत के हिसाब से इसे नापसंद भी कर दिया। बहरहाल राजकुमारी ने जब मूर्ति देखी तो वह उसे बेहद पसंद कर बैठी। उसने पूछा, किसने बनाई? जब पता चला कि ये गांव की नंदिनी और राजू ने बनाई है, तो राजकुमारी ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। यह खबर जब महल में फैली तो कुछ लोग चकित हुए और कुछ मान गए कि कला का असली मूल्य बाहरी शोभा से कहीं आगे था। नंदिनी और राजू को महल में आने का निमंत्रण मिला। गांव की सादगी से निकलकर महल की भव्यता ने उनको आश्चर्यचकित कर दिया, पर नंदिनी का सरल स्वभाव वही रहा। उसने विनम्रता के साथ राजकुमारी को छोटे छोटे हथकले और बनावट समझाई। महाराज ने उनकी तारीफ की और राजकुमारी के जन्मदिन पर वही मूर्ति रखने का आदेश दिया। यह सब देखकर रानी सविता कुछ अधिक ही जलने लगी। उसे यह मंजूर न था कि गांव वाले उसकी महफिल में चमक जाए। रानी के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसे यह सहन न था कि कोई गांव का कलाकार उसकी शानो शौकत से ऊपर उठे। उसने सोच लिया कि वो इन दोनों की सफलता को किसी तरह घटाएगी। उसने अपना आदमी भेजा और नंदिनी के बारे में छिछले बातें गांव में फैलाईं। कहा गया कि इन लोगों की मिट्टी के काम में कोई खास बात नहीं, यह महल की गरिमा घटाने वाला है। गांव के कुछ लोग भी दबाव में आ गए, पर नंदिनी और राजू ने अपने काम पर और मजबूती से ध्यान दिया। समय बीता। राजू की कला अब श्रेयवाणी बनने लगी। वह प्रतिमाओं के साथ साथ छोटी छोटी लकड़ी की नक्काशी भी कर लेता। उसकी कारीगरी दूर दूर तक फैलने लगी। पर रानी ने एक चाल खेली। उसने महल के कुछ बड़े मंत्री से कहा कि राजकुमारी के लिए असली कलाकार किसी विदेशी से बुलाया जाए, और साथ ही गांव वालों को तंग करने के लिए कुछ स्थानीय करार किए। इससे गांव वालों में एक अजीब शंका सी फैल गई। क्या ये सक्षम कलाकारों की जगह बदले का संकेत था? इस बीच मीरा का भी मन घुटन बढ़ता गया। महल की रीत रिवाज में रहकर उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ दिखावे की मुहर नहीं हो सकती। जब वह महल के सामने गांव की तरफ देखती
तो भीतर से कुछ खिंच था। उसने महसूस किया कि नंदनी की सादगी और राजू की मेहनत में एक असली गरिमा है और इस गरिमा के आगे महल की चमक फीकी पड़ सकती है। पर गर्व और सामाजिक परछाई उसे रोक रही थी। एक अनहोनी घटित हुई। रानी सविता ने राजू पर झूठे आरोप लगा दिए कि उसने महल की किसी छवि की नकल की, गलत चीज बनाई और उसने महल की शान को चोट पहुंचाई। यह बात राजकीय स्तर पर इतनी बढ़ दी गई कि राजू पर तरह तरह की अफवाहें फैल गई। राजू और नंदनी को नजर आने लगा कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा मिटाने का काम कर रहे हैं। राजू का मन घुस गया। उसने कहा, हमने कभी किसी से धोखा नहीं किया। हमारी कला हमारी आत्मा है। नंदनी ने ठान लिया कि वे अपनी कला और मेहनत का जवाब अपने मेहनत से देंगे, शब्दों और शोर शराबे से नहीं। उसने महाराज से विनती की कि एक सार्वजनिक प्रदर्शन, एक मेले सी झांकी रखा जाए जहां सभी कलाकार अपने अपने कार्य दिखाएंगे। महाराज ने भी कला के न्याय के लिए यह मंजूर कर लिया। मेले में गांव के और शहर के कई कारीगर आए। पेंटर्स, कल्परकार, मूर्तिकार और शिल्पकार। राजू और नंदनी ने अपनी कला को ऐसे प्रस्तुत किया कि हर दर्शक की आंखें खुली रह गई। उनकी मूर्तियां, खिलौने और सजावटी वस्तुएं इतनी जीवंत थी कि लोग तालियां बजाने लगे। उसी मेले में राजा ने घोषणा की, कला वह है जो दिल से निकले और लोगों के दिलों को छू ले। रानी सविता की योजना नाकाम हो गई। लोगों ने नंदनी और राजू का मान बढ़ाया। मीरा भी वहां आई। उसने देखा कि सादगी और सच्ची मेहनत से बनी चीजों की क्या कीमत होती है और उसने मन में सराहना की लहर दौड़ी। उसने महसूस किया कि उसे अपने लोकप्रियता और दिखावे से बढ़कर उन मूल्यों की कद्र करनी चाहिए जो नंदनी और राजू ने की दिखाई। कहानी में मोड़ तब आया जब रानी सविता ने अंतिम बार बड़ा कदम उठाया। उसने राजू की कारीगरी को चोरी करार देकर उसे जेल तक पहुंचाने की धमकी दी। पर इस बार गांव, महल और शहर के कई लोग मिलकर खड़े हो गए। उन्होंने सच्चाई के पक्ष में आवाज उठाई। महाराज ने स्वयं जांच कराने का आदेश दिया। जांच में स्पष्ट हुआ कि राजू की कला मूल और असली थी। रानी की चालें नाकाम रहीं। महाराज ने रानी से कहा, वह राजकुमारी जो सच्ची कला की कद्र करती है, उसे वही मालूम होना चाहिए कि असली दुनिया में हर कोई एक जैसी नहीं रहता। रानी शर्मसार हुई और कुछ बदले वाला रवैया ढीला पड़ गया। कहानी का अंत सुखद था। राजू और नंदिनी की कारीगरी अब महल में भी जगह पाई। महाराज ने गांव में एक छोटी कार्यशाला खोलने का आदेश दिया जहां बच्चों और युवाओं को कला सिखाई जाए। मीरा ने महल में अपने स्थान का उपयोग करते हुए गांव के शिल्पियों के लिए एक दीर्घा आयोजित करवाई ताकि उनकी चीजों को व्यापारता मार्ग मिल सके। रानी सविता ने भी अपनी कठोरता में नरमी लाई और धीरे धीरे समझा आती है। राजू ने अपने दायरे को बढ़ाया। उसने नए डिजाइन बनाए। नंदिनी ने युवतियों को मिट्टी के काम सिखाया। गांव में रोज नए कलाकार उभरने लगे। मीरा और नंदिनी के रिश्ते में भी अतीत की कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हो गई। द्वंद्व और ईर्ष्या की जगह समझ और स्नेह ने ले ली। महल की दीवारों और गांव की मिट्टी दोनों में अब कला की एक नई खनक सुनाई देती थी, जहां मिट्टी की खुशबू और सोने की परछाई दोनों मिलकर एक सुंदर स्वर गुनगुनाने लगे थे। कहानी का संदेश यह था कि असली गरिमा दिखावे में नहीं, हुनर और दिल की सच्चाई में होती है। और जब समाज खुले दिल से किसी कलाकार की कद्र करता है तो छोटे से छोटे गांव का कलाकार भी बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है। गांव की मिट्टी ने सबको यह सिखाया, उसकी खुशबू में अगर हुनर हो तो वह सोने जैसी चमक दे सकती है।